हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड थे। आज हम डिस्कस करेंगे गेट फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इफ S is a closed surface enclosing a volume V and n cap is a unit normal vector to surface and R is the position vector, then the value of this. So उसने कहा कि S closed surface है, so हमें बोला हुआ है हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ दिस R डॉट n cap ds. Now ये देखा गया है कि रिलेटिवली गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट, राइट। तो उसमें अगर आपको चीज़ें अच्छे से याद हैं तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे, लाइक दिस वन। सो आप देखिए उसमें बोला हुआ है कि सरफेस इज अ क्लोज्ड एंड उसमें सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है। अगर ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है जो कि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं डिनोट किया है लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि सरफेस क्लोज्ड है, सो वी कैन यूज गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, बट फर्स्ट वी विल मॉडिफाई दिस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n कैप डॉट ds को हम ds वेक्टर लिख सकते हैं, तो r डॉट ds। So now we will use Gauss divergence theorem here. So Gauss divergence theorem क्या बोलती है? That closed surface integral is equal to volume integral of divergence of that vector. Vector कौन सा है? R. तो ये आ जाएगा हमारे पास volume integral divergence of R vector dv. And divergence of R vector कितना होता है? आप सभी को पता है in 3 dimension divergence of R vector is 3. So ये आ जाएगा integral dv. और इंटीग्रल dv करेंगे किसी वॉल्यूम में तो आ जाएगा कंप्लीट वॉल्यूम। सो यू कैन चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस तरीके के प्रिसाइज क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन फ्रॉम गेट 2001। यहाँ बोला हुआ है कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स, दीज आर द सेट ऑफ वेक्टर्स 1/√2 1,1,1 1,1,0 1/√2 0,1,1 and 1/√2 1,0,1. The three vectors are orthonormal, हमें ये प्रूफ करना है। The three vectors are linearly independent. The three vectors cannot form the basis in three-dimensional real vector system. And 1/√2 1,1,0 can be written as linear combination of 1/√2 0,1,1 and 1/√2 1,0,1। सो हमें इन चारों ऑप्शंस में से चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। सो सबसे पहला कंडीशन है, अगर हम फाइंड आउट करें, पहला कंडीशन है ऑर्थोनॉर्मल का, तो पहला कंडीशन चेक कर लेते हैं। आपके पास लेट से ए वेक्टर है, आपके पास ये 1/√2 1,1,0, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√2 i कैप एंड 1/√2 j कैप, ओके। और 0 को तो 0 k कैप लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब b वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√2 0 i कैप, तो ये आ जाएगा j कैप आएगा सबसे पहला कंपोनेंट, फिर 1/√2 k कैप। देखिए अगर वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल है तो पहली कंडीशन होनी चाहिए दे शुड बी यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड निकालिए। a इज इक्वल टू आ जाएगा √1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर, तो देखिए ये वैल्यू तो 1 आ गई। b वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो ये भी 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू भी 1 आएगी। और अगर आप c वेक्टर को भी लिखेंगे तो वो वैल्यू भी 1 आएगी। तो पहली कंडीशन तो प्रूफ हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन, a डॉट b मस्ट बी 0 एंड मॉड a इज इक्वल टू मॉड b इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ये वाली कंडीशन चेक करते हैं, तो a डॉट b चेक कीजिए। a डॉट b करेंगे तो यहाँ पे i कैप का कोफिशिएंट है 1/√2, यहाँ पे i कैप का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं 0, प्लस यहाँ पे j कैप का कोफिशिएंट है 1/√2, यहाँ पे j कैप का कोफिशिएंट है 1/2, सो ये 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे k कैप का कोफिशिएंट 1/√2, यहाँ पे k कैप का कोफिशिएंट 0, तो ये 0। बट a डॉट b की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर ये ऑर्थोनॉर्मल होते तो a डॉट b इज इक्वल टू 0।
नाउ सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो सही है ही नहीं, दे आर नॉट ऑर्थोनॉर्मल, दे आर नॉट ऑर्थोनॉर्मल। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, हमें निकालने के लिए बोल रहा है दैट वी नीड टू सी वेदर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आपको क्या करना होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑप्शन बी को हम एनालाइज करेंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू आएगी देन इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप वैल्यूज रख दीजिए। तो ये 1/√2 का क्यूब आ जाएगा बाहर। यहां पे ए वेक्टर है 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0 1, राइट। इसकी वैल्यू चेक कीजिए, आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाई वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इससे प्रूफ हो जाता है। सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम गेट 2001। इसमें है इफ ए वेक्टर इज एक्स ई एक्स कैप प्लस वाई ई वाई कैप प्लस जेड ई जेड कैप देन डेल स्क्वायर ए। सबसे पहले ये ई एक्स कैप इज सिमिलर टू आई कैप, राइट, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ई वाई कैप इज सिंपली जे कैप और ई जेड कैप इज सिंपली के कैप। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें निकालना है डेल स्क्वायर ए। सो डेल स्क्वायर ए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो डेल स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ए एक्स आई कैप प्लस डेल स्क्वायर ए वाई जे कैप प्लस डेल स्क्वायर ए जेड के कैप। यानी कि हर एक कंपोनेंट का अलग अलग डेल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल स्क्वायर ए एक्स। सो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, दैट इज लैप्लासियन ऑपरेटर। और ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स है, तो एक्स। अब आप देखिए एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो पहली बार 1 आएगा और दूसरी बार 0, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप ए वाई कीजिए, ए वाई की वैल्यू यहाँ पे y है, तो ये ऑपरेटर आ जाएगा पूरा और ये y आ जाएगा, तो अगेन ये भी 0 हो जाएगा। और डेल स्क्वायर ए जेड कीजिए आप, वो भी 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे z कंपोनेंट z है, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम गेट 2002। इफ वेक्टर a 5x plus 2y I cap plus 3y minus z j cap plus 2x minus az k cap is solenoidal if the constant has the value, so in that case हमें वैल्यू निकालनी है अगर ये वाला वेक्टर सोलिनोइडल है। तो इफ a इज सोलिनोइडल, आप सबको कंडीशन पता है, डाइवर्जेंस ऑफ a मस्ट बी 0। ओके, सो यहां से डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाल लेंगे। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या आएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दैट इज 5 प्लस इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दैट इज 3 प्लस इसका z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दैट इज -a इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से 8 आ गया डायरेक्टली। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन टू द पॉइंट होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि वो टू द पॉइंट आंसर सुन के आते हैं, उनके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको अगर नॉलेज है तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि ए सोलिनोइडल है तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज 0, एंड सेकेंड हाउ टू कैलकुलेट डाइवर्जेंस ऑफ ए। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2002। The unit vector normal to surface at point this। Now इस क्वेश्चन को हम बहुत बार कर चुके हैं। So वो क्या कह रहा है कि कोई सरफेस है बोला, लेट्स से दिस इज फाई को मैं लिख देता हूं, फाई दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4y माइनस जेड, ये कोई सरफेस है। इस सरफेस के किसी पॉइंट पे
पॉइंट दिया है 1,1,7, इस पॉइंट्स पे हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है सरफेस के। तो हमें पता है अगर सरफेस की इक्वेशन हमें गिवन है तो हम उस पे नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, बाय फाइंडिंग आउट ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, और हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस वैल्यू को निकाल लेंगे तो दैट विल बी द वेक्टर। बट हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे। ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप। तो डेल एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x आई कैप। डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप, डेल फाई ओवर डेल वाई करेंगे तो ये 4 आएगा जे कैप, एंड डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप, तो ये आ जाएगा माइनस के कैप। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई। ओके, नाउ ग्रेडियंट ऑफ फाई हमें इस पॉइंट पे निकालना है, देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई at point 1,1,7. Let's say I am saying it as a vector. Okay, so a vector will be gradient of phi at 1,1,7. So ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह 1 रखेंगे 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। हमें यहाँ पे यूनिट नॉर्मल निकालना था, therefore यूनिट नॉर्मल वेक्टर would be simply a cap would be वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड a। ओके, सो वेक्टर a कितना है 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, दैट विल बी 36 प्लस 16 प्लस 1। तो 36 प्लस 16 दैट इज 52, 53। सो दैट विल बी 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप अपॉन स्क्वायर रूट 53। तो हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने को बोला था, सरफेस की इक्वेशन गिवन थी, हमें पता है उस सरफेस का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी नॉर्मल टू सरफेस, और अगर जो वेक्टर हमें मिला है उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो दैट विल बी यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने काफी बार कर लिए हैं, तो काफी चीजें, बट हमें यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2002। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंड आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो देखिए उसने बोला है हमें फाइंड आउट करना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वेक्टर इसके ऑर्थोगोनल है जो वेक्टर गिवन है। लेट्स से हमें गिवन है ए वेक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। हम बोलते हैं कोई बी वेक्टर है विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस वेक्टर एंड अननोन टू अस, तो दैट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। लेट्स से अननोन वेक्टर है, देन ऑर्थोगोनल अगर ये हैं तो ए डॉट बी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है, यानी कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई शुड बी इक्वल टू 0। यानी कि हम यहां से एक और चीज लिख सकते हैं कि एक्स ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई और x अपॉन वाई शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि x अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लेट्स से k। सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी b के और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए के। तो चेक कर लीजिए k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, देयरफॉर अननोन वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, b के आई कैप माइनस ए के जे कैप, इस तरीके से। तो b पहले आना चाहिए i के साथ, चेक कर लीजिए b i के साथ आएगा और अपोजिट साइन होने चाहिए। देखिए इसका नेगेटिव साइन है तो इसका पॉजिटिव साइन है, तो अपोजिट साइन होने चाहिए। तो देखिए इसमें अपोजिट साइन है लेकिन a i के साथ है जो कि नहीं चलेगा। इसमें दोनों साइन सेम है तो भी नहीं चलेगा, इसमें भी दोनों साइन सेम है नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन है, ये कैसे मिल सकता था आपको, इंस्टेड ऑफ टेकिंग माइनस हियर, अगर आप यहाँ पे माइनस लेते तो ये आता। अगर आप सिचुएशन कुछ इस तरीके से रखते यहाँ पे
सिचुएशन आप कुछ इस तरीके से माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू वाई अपॉन ए इज इक्वल टू के, देन इसकी सिचुएशन आती है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अदर वे ऑफ लुकिंग इट, आप इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट करके तुरंत चेक कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2003। कंसीडर द वेक्टर v, हमें दिया है r वेक्टर ओवर r क्यूब। ओके, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर ओवर द सरफेस ऑफ क्यूब। नाउ हमें बोल रहा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर ओवर द सरफेस ऑफ क्यूब, दैट विल बी v डॉट ds, एंड क्यूब के सरफेस में है देन इट इज क्लोज सरफेस। और आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ही हमने क्लोज सरफेस लिखा यहां से बात क्लियर हो गई। यहां पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एनीवे दैट वी विल सी। एंड सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो हमें लिखा हुआ है सरफेस इंटीग्रल निकालना है हमें क्यूब का ऑफ साइज a विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल v डॉट ds कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ v dv। ओके, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने यूज कर ली यहां पे। अब यहां पे हम इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं r कैप ओवर r क्यूब, और यहां से लिख सकते हैं r कैप ओवर r स्क्वायर। तो डाइवर्जेंस ऑफ r कैप ओवर r स्क्वायर। ओके, और ये आ जाएगा dv। आपको पता है डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर, इज 4 पाई डेल क्यूब r। ओके, सो ये वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल 4 पाई डेल क्यूब r डिराक डेल्टा फंक्शन dv। 4 पाई बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटीग्रल डेल क्यूब r dv। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, सो ये आ जाएगा 4 पाई। दिस इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, दिस वैल्यू इज 1, सो द वैल्यू इज 4 पाई। विल चेक द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहां पे अगर आपको पता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन की टर्म में डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्या होता है, एंड देन डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द सेम वेक्टर v इज इक्वल टू r वेक्टर ओवर r क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नाउ आई विल टेल यू, इस तरीके का जो वेक्टर है v वेक्टर, ध्यान रखिए ये वेक्टर कहां पे आता है, ये वेक्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहां पे हम इसको r कैप ओवर r स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं r कैप ओवर r स्क्वायर। तो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको, एग्जाम्पल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर टाइम्स r कैप। तो यू जस्ट सी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये r कैप ओवर r स्क्वायर टर्म इज देयर, द सेम टर्म अपीयर्स देयर। नाउ इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो भी हम रिजल्ट्स इस वेक्टर के लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, वही रिजल्ट्स इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे, इसलिए इस तरीके का वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, r वेक्टर ओवर r क्यूब। नाउ इसमें पूछा हुआ है, पहला नॉट करेक्ट बताना है हमें। पहला ऑप्शन है वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इज 0, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला इंटीग्रल हम देख लेते हैं, क्लोज लूप इंटीग्रल बोल रहा है वो, और किसका, ये हो गया हमारा r कैप ओवर r स्क्वायर का बोला, अराउंड एनी क्लोज लूप। हमें बताना है कि ये 0 होता है या नहीं होता है, राइट। हमें नॉट करेक्ट वाला सेंटेंस बताना है, तो उसने बोला एनी क्लोज कर्व इज 0, तो हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से कोई क्लोज कर्व हमने सेलेक्ट किया dl। ओके, तो जब हम dl सेलेक्ट किए, तो जब हम dl लिखेंगे, क्योंकि इस कर्व के अराउंड हमें इंटीग्रल करना है, तो इसमें dl की जो वैल्यू आएगी, ध्यान रखिए, अगर ये सर्कल है तो ये थीटा एंगल है, ये d थीटा एंगल है, और ये r रेडियस है, तो ये r d थीटा होगा। और इस तरफ अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो ये थीटा कैप होगा।
थीटा के बढ़ने की जो डायरेक्शन है वो होगी थीटा कैप। सो डीएल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी आर डी थीटा थीटा कैप। उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर और ये आ जाएगा आर डी थीटा थीटा कैप। ध्यान से देखिए, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा इंटीग्रल डी थीटा ओवर आर, ये आ जाएगा आर कैप डॉट थीटा कैप। और आर कैप डॉट थीटा कैप बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। आर कैप इस डायरेक्शन में होगा, थीटा कैप इधर 90 डिग्री है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें बोला हुआ है वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर अराउंड एनी क्लोज कर्व इज 0। दैट इज ट्रू, इट इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड इज वेक्टर कैन बी रिटन एज सम स्केलर फंक्शन, राइट। सो ऑब्वियसली अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन वेक्टर कैन बी रिटन एज स्केलर फंक्शन। कैसे लिख सकते हैं हम? देखिए, हमें पता है अगर कोई वेक्टर है a डॉट डीएल, इसका लाइन इंटीग्रल 0 है, इसका मतलब क्या है? स्टोक्स थ्योरम से ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इज ऑल्सो 0, राइट। इन दैट केस हम बोल सकते हैं कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इज 0 और कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इज 0 मीन्स दैट वेक्टर कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन बिकॉज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0। हमने बताया था ये हमेशा 0 होता है। सो देयरफॉर दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज अ स्केलर फंक्शन। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। The line integral of this vector from point P to point Q is independent of path taken. That we have already discussed कि अगर कोई इस तरीके के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव और इरोटेशनल, है ना। तो C हमने बताया था फॉर कंजर्वेटिव फील्ड और वेक्टर the line integral is independent of path followed. राइट तो आपको इस चीज को समझने के लिए लाइन इंटीग्रल वाले चैप्टर पे लेक्चर पे जाना होगा। वहां पे जाके आप पहले समझ लीजिए कि हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं। एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। द वेक्टर कैन नॉट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सम करंट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस एक्चुअली दे आर करेक्ट। सो हमें पूछा है विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, सो दिस डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, राइट। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज डी ऑप्शन। बट आप पूछ सकते हैं कि डी ऑप्शन कैसे आंसर है। तो अगर आप आगे जब मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दूं मैं, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से दैट इज म्यू नॉट आई, दैट विल डिस्कस। ओके, सो इसलिए अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो इसलिए कर्ल ऑफ बी भी 0 नहीं हो सकती। एंड अगर कर्ल ऑफ बी 0 नहीं है तो हम बी को एज ए स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट नहीं लिख सकते। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2003। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय। इसका सिंपली कर्ल निकालना है तो कर्ल ऑफ ए इज सिंपली ये आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड और ये आ जाएगा जेड एक्स वाई। तो इसका कर्ल अगर फाइंड आउट करेंगे आप तो आ जाएगा आई कैप आएगा डेल दिट इज 1 माइनस 0 प्लस जे कैप करेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस के कैप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस 0। तो ये आपका आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। नाउ वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। द टू वेक्टर्स p is equal to I cap and I plus j upon square root 2 are
related by rotation, related by reflection through xy plane, related by inversion and not linearly dependent. अब ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन हम एनालाइज करेंगे. तो अगर दो वेक्टर्स A and B are related by rotation, then A magnitude should be equal to B magnitude. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कोई वेक्टर है ये, अगर इसको केवल अगर हमने रोटेट किया और वो यहां पे गया रोटेट करने के बाद, तो उसकी लेंथ तो चेंज नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर्स का रोटेशन पे सेम रहेगा. विल जस्ट चेक. P का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, दैट इज 1 क्योंकि आई कैप है. Q का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, दैट इज अंडर रूट 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर. सो दैट विल बी अंडर रूट 1/2 1/2. सो ये आ जाएगा 1. सो अगेन द यूनिट वेक्टर इज सेम, दैट्स व्हाई दे आर रिलेटेड बाय रोटेशन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज फंक्शन फाई इज गिवन टू यू. फाई इज गिवन टू यू. ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है. आपको क्या करना है, आपको निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाई, राइट. तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए निकाल लीजिए. तो ये आ जाएगा 2xy प्लस वाई, दैट विल बी आई कैप, प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जे कैप. तो पहला x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये आ जाएगा आई कैप, फिर y के रेस्पेक्ट में करना है तो ये आ जाएगा. हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1. तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 वुड बी सिंपली 2 + 1 दैट इज 3 आई कैप प्लस एंड दिस विल बी 1 + 1 दैट इज 2 j कैप. तो ये आ जाएगा हमारे पास. हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई निकालना है एट 1,1. सो ये आ जाएगा सिंपली अंडर रूट 9 + 4 दैट विल बी अंडर रूट 13. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में. नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2005 में पूछा गया है. इफ वेक्टर फील्ड f इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2y j कैप प्लस 3z k कैप, देन हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू को. ओके, नाउ ये क्वेश्चन बहुत आसान है. हमें फाइंड आउट करने को बोल रखा है डेल क्रॉस एफ, राइट. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डेल क्रॉस एफ. इसको एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर कोई वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट x का फंक्शन है, y कंपोनेंट y का फंक्शन है और z कंपोनेंट z का फंक्शन है ओनली, राइट. x component x function only, y component y function only, z component is the function of z only, then curl of that vector is always 0. So here you see x component of f is the function of x, y component is the function of y, z component is the function of z. So curl of f यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. कर्ल ऑफ f 0 हो जाएगा तो कर्ल ऑफ f भी कितना होगा, कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू curl of 0 that is 0, right. So curl of f is 0 here. Okay, I hope ये बात आपको समझ में आ गई होगी. ये बहुत इजी कंक्लूजन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे. We'll move to next question. Given 4 vectors u1 u2 u3 u4 द लीनियरली डिपेंडेंट पेयर, हमें वो पेयर फाइंड आउट करना है जो एक दूसरे से डिपेंडेंट है. देखिए सबसे पहले एनालाइज करिए u1 u2. सो u1 और u2 आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप देखो u1 u2 में से कुछ भी ऐसा कॉमन या कॉम्बिनेशन नहीं देख पा रहे हो आप जो कॉमन आके u1 को u2 के टर्म में या u2 को u1 के टर्म में लिख सको. ऐसे ही u1 u3 भी नहीं है, u1 u4. सो u1 u4 भी ऐसा कोई पेयर नहीं है. चलिए u3 u4 को देखते हैं. हाँ, सो u3 अगर देखेंगे आप, सो u3 में ये अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 2 -4, और u4 में अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1
2 माइनस 4। तो आप क्या लिख सकते हैं, u3 की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 2/3 ऑफ u4, यानी कि ये दे आर डिपेंडिंग लीनियरली, राइट। सो देयरफॉर दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो जस्ट आपको चेक करना था विजुअली कि इनमें कौन सा एक दूसरे पे डिपेंड कर सकता है, और पेयर आपको ऑप्शंस में गिवन थे। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question is practice problem for you, because this question in this exercise already we have done unit normal to curve at this point, right? तो अभी हमने निकाला था कोई सरफेस है, उस पर यूनिट नॉर्मल कैसे निकालेंगे, उसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ग्रेडियंट को हम जो वेक्टर उस पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेंगे 2,0 पे, और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यू जस्ट चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। इन माई ओपिनियन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम गेट 2007 एंड ये है अ वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एवरीवेयर एज f इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एल आई कैप प्लस जेड के कैप। द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब ऑफ साइड एल with one vertex as origin and side along the positive xyz. Okay, fine. तो उसने क्या कहा है कि हमें कोई वेक्टर गिवन है दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन एल आई कैप प्लस जेड के कैप। हमें फाइंड आउट करना है फ्लक्स एसोसिएटेड विद, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज कर्व इज एफ डॉट डी एस, सबको पता है, राइट। नाउ यहाँ पे हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। आप लोगों को पता था कि हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। सो ये डाइवर्जेंस ऑफ ये आ जाएगा एफ डी वी, राइट। अब ध्यान से देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालते हैं, चलिए। सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ हम डायरेक्टली लिखेंगे। सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ मींस हमें जो आई कैप वाला है उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 0। y वाला कंपोनेंट, j कैप वाला कंपोनेंट f के पास है नहीं, तो वो भी 0। k कैप वाला कंपोनेंट को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, दैट इज 1, तो ये आ जाएगा dv। ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन dv। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन dv क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली इसको हम लिख लेंगे dx dy dz, क्योंकि क्यूब दिया हुआ है हमें, तो ये आ जाएगा dx dy dz, और लिमिट चली जाएंगी 0 to l 0 to l 0 to l। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा l क्यूब। सो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। द अनदर क्वेश्चन इज इफ r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप देन। अब ये क्वेश्चंस आपको पता है, जो r वेक्टर गिवन है दिस इज पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन, राइट। अगर 3 डायमेंशन होता तो इसका डाइवर्जेंस आता 3, लेकिन 2 डायमेंशन है तो इसका डाइवर्जेंस आएगा 2। आप निकाल के देख लीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बी वाला ऑप्शन सही हो सकता है, सी वाला ऑप्शन सही हो सकता है, राइट। लेकिन उसने क्या बोला हुआ है कि हमें ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करना है, बोला आर का, राइट। तो आर का ग्रेडियंट आपको पता है, आर का ग्रेडियंट पोजीशन वेक्टर का ग्रेडियंट हमेशा याद रखिए यूनिट वेक्टर आता है। तो आप चेक कर लीजिए इन दोनों में से यूनिट वेक्टर कौन सा है। तो ये 2 ऑप्शन पॉसिबल ऑप्शंस थे, इनमें से यूनिट वेक्टर कौन सा है, ये वाला यूनिट वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आप इस एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा कि ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर कैसे आता है, ये हमेशा आता है। तो आप इसको एज ए स्टैंडर्ड याद कर लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड है फॉर 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में गिवन था इसलिए ये वैल्यू 2 आ गई। उसने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये वैल्यू भी गिवन थी, राइट। तो वो केवल कंफ्यूज करने के लिए थी। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2007। कंसीडर ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप in coordinate system I cap, J cap, K cap. The axes are rotated anti-clockwise about y axis by an angle of 60 degree. The vector P in the rotated coordinate system is. So let's say हम यहाँ पे 3 dimensional figure बनाते हैं. Let us draw a coordinate system here. So ये हमारे पास coordinate system है. अब ध्यान दीजिए
हम क्या कर रहे हैं, हम केवल XZ कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, क्योंकि Y कोऑर्डिनेट के अबाउट उसको रोटेट करवा रखा है, तो Y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो Y कोऑर्डिनेट इज कमिंग आउट ऑफ दिस वन, सो दिस इज Y। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रहने चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि X यहाँ होगा फिर और Z यहाँ होगा, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना है तो इस तरीके से लिखना है। तो ये हमारा I कैप हो गया, ये हमारा J कैप हो गया, ये हमारा K कैप हो गया। इसमें एक वेक्टर गिवन है, बोला 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप। इसको अब हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया बाई 60 डिग्री। तो अगर मैं इसको y एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो कुछ इस तरीके का होगा, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये z कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ 60 डिग्री पे ऐसे रोटेट हो जाएगा। सो दिस इज नाउ z डैश एक्सिस एंड x एक्सिस भी कुछ 60 डिग्री पे ऐसे रोटेट हो जाएगी। दिस इज नाउ x डैश एक्सिस। सो दिस इज न्यू रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें बताना है इस p वेक्टर की वैल्यू की। तो इसमें हम मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन k डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है और इसका डायरेक्शन i डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है, और j जो y डैश होगा, y डैश विल बी सेम एज j डैश। तो j डैश इज इक्वल टू j। So this angle we know that is 60 degree, this angle we know that is 60 degree. Okay? अब हमें क्या करना है, I J K की वैल्यू I डैश J डैश K डैश के टर्म में लिखनी है। तो वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो हमें पता है जो K डैश होगा वो क्या होगा, K डैश को I J K के टर्म में लिखेंगे। तो K डैश को I J K के टर्म में लिखेंगे तो आपको पता है K डैश इज ए यूनिट वेक्टर which is at 60 degree from z axis and which is at how much angle, 30 degree. This is 30 degree actually, right? So this is 30 degree. So 30 degree from x axis, तो ये आ जाएगा cos 30 degree I cap, that is cos alpha I cap. This is how we write unit vectors. Plus y axis से 90 degree पे है, तो यह आ जाएगा cos 90 डिग्री j कैप, प्लस z एक्सिस से 60 डिग्री पे है तो cos 60 डिग्री k कैप। तो यहाँ पे हमारे पास k डैश की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 I कैप, और cos 60 की वैल्यू होती है, ये आ जाएगी हमारे पास 0 j कैप प्लस 1/2 k कैप। तो ये आ जाएगा k डैश की वैल्यू। सिमिलरली हम x डैश की वैल्यू, i डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो i डैश देखिए x एक्सिस से कितने एंगल पे है, 60 डिग्री, दैट इज cos 60 डिग्री i कैप, प्लस y एक्सिस से कितने एंगल पे है, y एक्सिस से 90 एंगल पे है तो cos 90 डिग्री j कैप, प्लस z एक्सिस से देखिए कितना एंगल पे है, 90 प्लस 60, यानी कि cos 90 प्लस 60 k कैप, राइट। इसको लिख लीजिए, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 I कैप, प्लस cos 90 की वैल्यू 0 j कैप, प्लस cos 90 प्लस 60 दैट इज माइनस साइन 60, सो दैट वी कैन राइट माइनस √3/2 k कैप। सो हमने k डैश की वैल्यू I J K के टर्म में लिख दी, I डैश की वैल्यू I J K के टर्म में लिख दी। अब हम क्या करेंगे, j डैश की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इट इज सेम, सो इट इज वी कैन राइट 0 I कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप, इस तरीके से। तो अगर हम यहां से लिखें I डैश j डैश k डैश, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा I j k। सो देखिए I डैश को I J K के साथ कौन सी इक्वेशन रिलेट कर रही है, वो ये इक्वेशन रिलेट कर रही है। तो लिख दीजिए कोफिशिएंट 1/2 0 माइनस √3/2, राइट। दूसरा J डैश को I J K के साथ कौन सी इक्वेशन रिलेट कर रही है, ये वाली इक्वेशन, कोफिशिएंट लिख दीजिए 0 1 0, और K डैश को I J K के साथ कौन सी रिलेशन, ये वाला रिलेशन है, तो ये आ जाएगा √3/2 0 1/2, ओके।
नाउ मैं आपको बता दूं, जब आप मैट्रिक्स वाला लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पे ये रोटेशन मैट्रिक्स होता है, इसको बोलते हैं रोटेशन। यानी कि आई जे के को अगर 60 डिग्री से रोटेट कराएं तो आई डैश के जे डैश के डैश बनेगा, एंड उसके लिए ये रोटेशन मैट्रिक्स है। नाउ रोटेशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट रोटेशन मैट्रिक्स इनटू रोटेशन मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू रोटेशन ट्रांसपोज रोटेशन इज इक्वल टू आई। But for any matrix we know that rotation into rotation inverse into rotation is I for any matrix, right? So in that case we can directly say that for rotation matrix, because ये property rotation matrix की है, ये कोई भी matrix की है, so R is equal to for rotation matrix R transpose is equal to R inverse, right? तो एक्चुअली हमने ये क्यों किया, क्योंकि आप देखिए P का हमें लिखना है P वेक्टर को इन I डैश J डैश K डैश, वो तभी लिख पाएंगे जब हमको पता होगा कि I J और K I डैश J डैश K डैश में क्या है। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ये हमको क्या प्रोवाइड कर रही है कि I डैश J डैश K डैश I J K की टर्म में क्या, लेकिन हमें चाहिए I J K I डैश J डैश K डैश की टर्म में क्या है। तो इसलिए हम यहां से लिख देंगे I J K। अब ध्यान दीजिए, जब ये मैट्रिक्स इस साइड आएगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो इनवर्स हो जाएगा। लेकिन हमें पता है ये रोटेशन मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स जो होगा इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो जस्ट हम ट्रांसपोज लिख देंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1/2 0 √3/2 0 1 0 माइनस √3/2 0 1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास I डैश J डैश K डैश। तो यहां से हम लिख सकते हैं I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखिए जब हम इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट इज 1/2 I डैश प्लस 0 J डैश प्लस √3/2 K डैश। J की वैल्यू आ जाएगी I डैश J डैश K डैश की टर्म में J डैश, और K की वैल्यू आ जाएगी, इसका जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे दैट इज माइनस √3/2 I डैश प्लस 0 J डैश प्लस 1/2 K डैश। ओके, इन सारी वैल्यूज को P में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो P इक्वेशन हमारे पास है P इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप। तो इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सो 2I कैप करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 I डैश प्लस √3/2 K डैश प्लस 3J डैश आ जाएगा सिंपली, और K कैप की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा माइनस √3/2 I डैश प्लस 1/2 K डैश। तो देखिए ये 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास I डैश और ये माइनस √3 I डैश, ये वाला माइनस √3 और यहाँ पे प्लस 3J डैश प्लस ये आ जाएगा √3, यहाँ पे K डैश में √3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 1 K डैश। तो यहां से अगर हम I डैश कॉमन ले लेंगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस √3 I डैश। ओके, so we'll check which option is correct. 1 minus √3 3 √3 plus 1, so 1 minus √3 3, so option A is correct. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा। Now we will move to next question. Next question क्या बोल रहा है, we need to find out the curl of the vector f is 2x cap. उसने कहा कोई वेक्टर है उसका कर्ल 2x कैप है, इसको हम 2I कैप भी लिख सकते हैं, राइट। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट वेक्टर फील्ड, इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट वेक्टर फील्ड। देखिए लेट्स से कोई f वेक्टर है, तो f वेक्टर है तो उसके केस में fx I कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप होगा, राइट। और कर्ल ऑफ अगर हमें फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा I कैप j कैप k कैप डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z, एंड दूसरा बचेगा fx fy fz।
तो यहां से हम निकाल सकते हैं आई कैप की वैल्यू हो जाएगी डेल एफ जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल एफ वाई ओवर डेल जेड, राइट। एंड अदर टर्म्स हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारे कर्ल की वैल्यू क्या है 2i कैप, यानी कि अदर टर्म्स मेरे को 0 चाहिए, यानी कि और मुझे कोई टर्म्स नहीं चाहिए। मतलब सबसे पहले मुझे एफ जेड चाहिए और एफ वाई चाहिए, केवल यही दो चाहिए। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, क्योंकि फाइनल आंसर मेरा कितना है 2i कैप। तो आप चेक कर लीजिए, एक तो केवल जिसके पास जेड कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हो, तो एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, 3 ऑप्शंस पॉसिबल है। उसके बाद जब जेड कंपोनेंट का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करें तो इसका y के रेस्पेक्ट में करो 5 आएगा, इसका 5, इसका 5, तीनों का 5 है। और y का कंपोनेंट का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में करें तो इसका 3, इसका 2, इसका 3, इसका जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, ये सही नहीं है। सो देखिए ध्यान से, सो जब इसका हमने डेरिवेटिव किया y के रेस्पेक्ट में तो ये आया 5, इसका जब डेरिवेटिव किया z के रेस्पेक्ट में आया 3, 5 minus 3 is 2, that's why which option is correct? Option B is correct. जस्ट हमें चेक करना था कि इसकी वैल्यू किस वेक्टर के लिए 2 आएगी, तो ये चारों वेक्टर्स में से हमने चेक कर लिया जिसके लिए वैल्यू 2 आई, दैट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम गेट 2009, द वैल्यू ऑफ कंटूर इंटीग्रल दिस वैल्यू, ओके फाइन। So we will just find out first contour integral r dot d theta, oh cross d theta। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई सर्कल है तो उसके लिए थीटा डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए थीटा डायरेक्शन होगी d थीटा डायरेक्शन होगी ये, राइट, ये। तो दिस इज d थीटा वेक्टर, सो d थीटा वेक्टर कैन बी रिटन एज d थीटा टाइम्स थीटा कैप, ओके। सो हम यहां से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास r वेक्टर, ये आ जाएगा r क्रॉस d थीटा थीटा कैप। ध्यान से देखिए, नाउ हमें ये निकालना है फॉर ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो अगर सर्कल के लिए निकालना है तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल होगा इस तरीके से, तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल हो गया। उसके बाद आप इस क्रॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा a क्रॉस b, d थीटा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया अभी, a क्रॉस b जब निकालेंगे तो क्या आएगा, r का मैग्नीट्यूड दैट इज r, थीटा कैप का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ, देखिए r वेक्टर इस तरफ होगा और d थीटा वेक्टर इस तरफ, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, साइन 90, और हमारे पास आ जाएगा n कैप। n कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड थीटा। सो ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल r d थीटा, और ये आ गया हमारे पास n कैप। लेकिन हमें निकालनी है इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इस वजह से ये n कैप कितना हो जाएगा 1। सो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी सिंपली r d थीटा। r d थीटा सर्कल के लिए निकालेंगे तो r बाहर आ जाएगा और d थीटा आ जाएगा d थीटा, और थीटा वेरी करता है सर्कल के लिए 0 से 2 पाई तक, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा सिंपली 2 पाई r। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2009। हमें बोला हुआ है कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स रियल स्पेस आर क्यूब, एस इज 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1, which of the following statement is true? First, A is not linearly independent set, S is the basis of R cube, the vector of in S are orthogonal, and an orthogonal set of vectors cannot be generated from S. Okay, हमें फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है फॉर दिस एस। सो हम पहला ऑप्शन एनालाइज करेंगे। पहला ऑप्शन है कि एस इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट सेट। सो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालने का ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1। इसको चेक करेंगे, आप चेक कर लीजिए, चूंकि ये तीनों लाइन सेम नहीं है, सो चेक करते हैं। 1 दैट इज 1 minus 1 प्लस 1
1 minus minus plus 1 plus 1 plus 1, that 1 that is 1 plus 1, that is 2 plus 2, that is 4, which is not equal to 0. That's why they are linearly independent. अगर ये linearly independent है तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज उसमें क्या बोल रहा है कि S is not linearly independent set, right? Second, S is basis for R cube. Simply अगर S R cube स्पेस में है और ये linearly independent है, जैसे कि हमने देख लिया, तो obviously S will be the basis of R cube. So that's why option B is correct. So linearly independent set in R cube will be the basis of R cube. It's very simple. Okay? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, so it will form the basis of that particular vector space. So here vector space is R cube. That's why B option is